मेन गेट पे ही इतने बेहतरीन किस्म के ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाए गए थे कि उसको जो है वो वहीं से देखकर ये नज़र आ रहा था कि कोई अंदर मशकूक ऐसी सरगर्मी नज़र आती है। तो इस कॉल सेंटर के हवाले से साइबर क्राइम ने कभी कोई एक्शन किया, एफआईए ने और पुलिस की जानिब से कभी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? ये डब्बे का स्कैम जो है वो बड़े पैमाने पर चलता था और इस हवाले से बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। एनसीपी गाड़ी, टिंटेड गाड़ी कराची से जाती है 154 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान हब। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अरमान जो है वो नशे की हालत में था। यहाँ 25 से 30 गार्ड्स मौजूद होते थे। अरमगान उसके वालिद की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि एक किरदार है बिलाल टेंशन जिसने ये सब कुछ किया है। S4 जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कराची के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, जियो डिजिटल से मैं हूँ सैयद हमीद अमीर। इस वक्त 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस हर एक की निगाह का मंजर बना हुआ है। 40 रोज़ा गुमशुदगी के दौरान पुलिस क्या करती रही और कैसे मुबैना कातिल अरमगान अपने साथी के हमरा विलन की तरह शहर भर में घूमता रहा, तमाम हक़ाइक़ सामने नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुबैना कातिल अरमगान के घर के मनाजिर जब सामने आए तो उसमें ऐसा नज़र आ रहा था जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ का गढ़ हो या मिनी जेल के मनाजिर जो हैं वो सामने आ रहे थे। उस तमाम तर अरमगान के मुबैना कातिल के घर के मनाजिर जो सीनियर रिपोर्टर सामने लाए हैं काशिफ मुश्ताक, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा कि कल जब आप अरमगान के घर गए तो क्या मनाजिर देखे और किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी? देखिए, हम सबसे पहले इसको मेन गेट से नवी शुरू करते हैं कि मेन गेट पे ही इतने बेहतरीन किस्म के ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाए गए थे कि उसको जो है वो वहीं से देखकर ये नज़र आ रहा था कि कोई अंदर मशकूक ऐसी सरगर्मी नज़र आती है। हम मेन गेट से जब अंदर इंटर हुए तो हमने देखा कि जगह जगह, चाहे वो विंडो हो या फिर जो इसकी बैल्कनी हो, हर जगह पर जो है वो मेन ग्रिल्स लगाई गई थी। फिर हम इस सीढ़ियों से जब ऊपर दाखिल होते हैं तो हमने देखा कि वहाँ वॉक थ्रू गेट जदीद किस्म के जो है वो लगाए गए। जब हम रूम्स के अंदर गए, जो सॉफ्टवेयर हाउस हमने देखा, ये बेंगलो जो है वो ग्राउंड +1 है। ग्राउंड पर जो अरगमान मुलजिम है उसकी रिहाइश थी और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो एक कॉल सेंटर रन करता था। अच्छा, उस कॉल सेंटर के अंदर जदीद तरीन CCTV कैमरे लगाए हुए थे। हमने वॉल्स देखी तो वॉल्स पर जगह जगह जो है वो फायरिंग के निशानात मौजूद थे। इसी घर के अंदर पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद यहाँ से उसको उसी की गाड़ी में डाला गया और यहाँ से ले जाया गया। यहाँ 25 से 30 गार्ड्स मौजूद होते थे। फिर इस हवाले से जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो बताया गया कि उन गार्ड्स से वो ना सिर्फ इस कॉल सेंटर के लिए काम लिया जाता था बल्कि किसी भी शख्स को इस बेंगलो के अंदर बुलाया भी जाता था, धमकाया भी जाता था। इस हवाले से भी शवाहिद जो है हमें सामने नज़र आए। अच्छा काशिफ भाई, जिस तरह आपने बात की कॉल सेंटर की, कॉल सेंटर कराची में तो बहुत मशहूर है, डब्बा और पुलिस की काली भेड़ें भी हमने देखा कि इसमें मुलविस पाई गई हैं। तो इस कॉल सेंटर के हवाले से साइबर क्राइम ने कभी कोई एक्शन किया, एफआईए ने और पुलिस की जानिब से कभी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? और किस तरह की यहाँ एक्टिविटीज़ थी? कॉल सेंटर क्या करता था? ये वही डब्बा जो कराची में काफ़ी मशहूर है वही यहाँ चलाया जाता था या कोई और एक्टिविटीज़ होती थी? देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डब्बा है क्या। डब्बा स्कैम है। स्कैम कराची के जितने भी कॉल सेंटर हैं मुबैना तौर पर उनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर वो लीगली चल रहे हैं। इस हवाले से तो एफआईए तहकीकात कर भी रही हैं और एफआईए के साथ साथ सीटीडी को भी ये टास्क दिया गया था कि वो तमाम तरह इन कॉल सेंटर को चेक करे। अब हो ये रहा है इन कॉल सेंटर के अंदर के मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम भी चल रहे हैं। साथ साथ जिसका जिक्र आपने किया डब्बा, ये बहुत ज़्यादा कराची में इस तरह के स्कैम हो रहा है। जब हम एफआईए हुकाम से या सीनियर अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है चूँकि इतनी ज़्यादा नफरी नहीं है हमारे पास, हम एक एक कॉल सेंटर को जाके चेक नहीं कर सकते और ये इतना डिजिटल स्कैम है और हमारी फ़ोर्स इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है कि उनके लैपटॉप्स के अंदर जाके चेक किया जाए। जो अरगमान के घर से भी लैपटॉप 64 के करीब बरामद हुए हैं उनको भी अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। जब मैं इसके वालिद से मिला तो इसके वालिद ने मुझे बताया अरगमान के कि बहुत सारे लैपटॉप्स में ऐसे पासवर्ड लगाए हुए हैं हमने कि उन लैपटॉप्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इस हवाले से चूँकि ये केस जो है वो AVCC के पास है तो AVCC से जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लैपटॉप्स को किसी तरीके से इनके पासवर्ड ब्रेक किए जाएं और उसमें देखा जाए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। जो इस हवाले से अब तक तफ्तीश सामने आई है वो ये बताया जाता है कि इस कॉल सेंटर में ना सिर्फ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी बल्कि बाकायदा ये डब्बे का स्कैम जो है वो बड़े पैमाने पर चलता था और इस हवाले से बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी हो रहे थे। अच्छा काशिफ भाई, जिस तरह आपने इस तमाम तर मनाजिर का बताया कि वहाँ क्या हो रहा था, अब अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, एनसीपी गाड़ी, टिंटेड गाड़ी
कराची से जाती है 154 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान हब धोराजी, और उसके रास्ते में 7 ऐसी चेक पोस्टें आती हैं जो माजी में हमने देखा कि एनसीपी को जितनी भी मार्ग की तरसील होती थी उसके अलावा उसके हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, ब्यूरोक्रेसी में भी तबादले हुए थे। उसी रूट से यहाँ से गाड़ी निकलती है और बासानी वो बलोचिस्तान चली जाती है। तो अब क्या आप समझते हैं जो एनसीपी वाला मामला था वो तो ज़ीरो हो गया, और साथ ही जो टिंटेड गाड़ी वहाँ तक पहुँची है तो किसी ने मावनत की है या गफलत नज़र आती है? देखिए, इस सवाल पे भी आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं कि ये रेंट पर लिया हुआ घर था और हमने एफआईए की और सीटीडी की बात की है। साथ साथ उन इदारों को भी काम करना चाहिए कि एक नॉन कमर्शियल बेंगलोर के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, उसमें इतने ज़्यादा गार्ड, इतने ज़्यादा 30 से 35 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। तो वो इदारे जो नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अगर वो कमर्शियल जगह पर होती हैं या फिर नॉन कमर्शियल जगह पर नहीं होती हैं, तो इसको रोकने के लिए जो इदारे हैं उनको भी यकीनी तौर पर डीएचए जैसे इलाके के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो वहाँ इस चीज़ को रोकने के लिए उन इदारों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इस बेंगलोर के अंदर ये एक्टिविटी कैसे हो रही थी एक रिहायशी इलाके के अंदर। ये तो हो गया उस कंटिन्यू में उसी का जवाब। अब हम आ जाते हैं कि इसके रूट प्लान पे। देखिए, जो हमारी तहकीकात में अब तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये सामने आई हैं कि जब मुस्तफ़ा को घर बुलाया गया 6 जनवरी को, बुलाने के बाद उसे वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक डंडे से मारपीट की गई, और उसके बाद जब गाड़ी उसी की डिग्गी में गाड़ी की डिग्गी में उसे जो है वो डाला गया और डालकर ये लोग वहाँ से निकलें, तो रूट जो है वो कुछ इस तरह का इस्तेमाल किया गया कि ख़याबान मोमिन से ये लोग निकले हैं, बलोच कॉलोनी का रास्ता इख्तियार किया है, उसके बाद शारा फैसल पहुँचे हैं, कराची के मेन सड़कों से ये होते हुए हसन स्क्वायर पहुँचे हैं, हसन स्क्वायर से सुराब गोड, और फिर ये गए हैं कराची टोल प्लाज़ा। अब यहाँ एक और पॉइंट ट्विस्ट होता है कि कराची टोल प्लाज़ा अगर ये पहुँचे, आईजी सिंध की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे और बाकायदा बहुत अच्छा बेहतरीन सिस्टम S4 जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कराची के मुख्तलिफ दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर लगाया गया है। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ये लोग 7 ऐसे रास्तों से, ऐसी चेक पोस्ट से गुजरते हुए वहाँ पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए कि आया उस S4 जो सिस्टम आईजी सिंध की जानिब से लगाया गया है उसमें इनके चेहरे वाजे आए या नहीं आए। अब हमारी तफ्तीशी ज़रा ये बताते कि उनमें इसके चेहरे वाजे आए थे। अगर 1 महीने बाद इस चीज़ को ये देख रहे हैं तो क्यों ना इस चीज़ को पहले देखा जाता। जो तफ्तीशी अफसर था उसकी जानिब से जो इसका मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है पूरा S4 का, तो वहाँ जाया जाता और जाकर इसकी CCTV निकाली जाती। हम तफ्तीशी अफसर से काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं, कोशिश बहुत अच्छी की जा रही है। AVCC के तफ्तीशी अफसर है मोहम्मद अली, उनकी जानिब से इस केस को टेक ओवर किया गया और बाकायदा तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस CCTV को पहले क्यों नहीं देखा गया। जब हम उनसे CCTV की बात करते हैं वो कहते हैं कि हम रूट की जब CCTV चेक कर रहे थे तो मुख्तलिफ लोग जो कराची में अमूमन कैमरास लगाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनकी जो DVR हैं वो 15 से 20 दिन की होती है। तो हम लेट इतना हो चुके हैं कि वहाँ की CCTV कलेक्ट नहीं हो पा रही हैं। जो मेन CCTV है वो S4 की सामने आई है। उस CCTV में बाकायदा तौर पर मेरी सोर्सेस ये बता रही हैं कि शिराज जो है वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे साथ में बैठा था और रुकमान जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये खुद ड्राइव करते हुए एनसीपी गाड़ी जो बिल्कुल टिंटेड है, आपको पता है कि कराची शहर के अंदर टिंटेड गाड़ियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाया जा रहा था। शायद वो अब ऐसी नुमाइशी तौर पर चलाया जा रहा है, इसी वजह से इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो सामने नहीं पकड़ी जाती हैं। अगर इस गाड़ी को रोका जाता, चेक किया जाता है, डिग्गी के अंदर एक शख्स को तशद्दुद के बाद उसका खून निकल रहा है और उसके बाद उसको जो है वो एक डिग्गी के अंदर डाला हुआ है, तो यकीनी तौर पर इसको चेक करना चाहिए था। एक मुद्दइया हैं जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं, वो कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कोताहियाँ बरती गई, जो आगाज़ में इन्वेस्टिगेशन का अमल था उसको लेट होने की वजह से उनके बेटे की जान गई। तो आप क्या समझते हैं उनके दावे कहाँ तक दुरुस्त हैं और क्या फैमिली की तरफ से पुलिस के साथ कोऑपरेशन किया गया था मालूमात देने में? देखिए, 6 जनवरी को जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है तो गफलत, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के केसेस में गफलत तब सामने आती है उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन अफसरान की जानिब से, ये इलाकाई थाने की जानिब से, कि जब इस वाक़े का मुकदमा दर्ज ना होता। 6 जनवरी को ये वाक़या हुआ, 7 जनवरी को जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। अब हम थोड़ी सी बात इस चीज़ पे भी कर लेते हैं कि जब मीडिया हाइप्स बनी तो उसके बाद फौरी तौर पर 3 अफसरान को SHO दरख्शा समेत SIO इन्वेस्टिगेशन और एक और अफसर को जो है वो हटा दिया जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है? हम ये समझते हैं कि इनको हटाने से बेहतर है जो बाला अफसरान हैं, जैसे कि वालदा ने भी ये कहा कि अली हसन जो SP इन्वेस्टिगेशन साउथ है, यकीनी तौर पर उनको हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें ये चीज़ सामने आई है कि 15 से 20 दिन का जो गैप है, जब ये केस तो ट्रांसफ़र हुआ है 29 जनवरी को, रिपोर्ट हुआ था 6 जनवरी को, तो इस हवाले से जो इतने दिनों का गैप है
उस गैप को इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देखना चाहिए था। AVCC पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन AVCC पुलिस की जानिब से भी उस तरह काम नहीं किया गया, क्योंकि मुलजिम का रिमांड हासिल करने में बहुत बड़ा किरदार था। AVCC पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजिम का रिमांड मुसलसल हम मांगते रहे और वो मिला नहीं। लेकिन जब ये पुलिस, आपको पता है कि AVCC पुलिस जब घर के बाहर पहुंची है तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि जदीद असले से अंदर से फायरिंग हो जाएगी। फायरिंग हो गई, तमाम तर चीज़ें सामने आ गई। पुलिस ने जो वहाँ से रिकवरी की थी, उस रिकवरी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और उन चीज़ों को चेक करने लग गए। बजाय इसके उनको ये चाहिए था कि उसी रात इस मुलजिम को इंटेरोगेट करते, ताकि मुलजिम का जो बयान था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। अगले दिन जब उसे अदालत में पेश किया जाता तो उस स्ट्रॉन्ग बयान के साथ अगर पेश किया जाता तो उसका रिमांड यकीनी तौर पर उसी दिन मिल जाना था। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइएगा कि जो मुबैना कातिल अरमुगान, उसके वालिद की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि एक किरदार है बिलाल टेंशन जिसने ये सब कुछ किया है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है और आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर वाक़े में जो अभी तक तहकीकात हुई हैं उसमें मनशियात का फैक्टर सबसे ज़्यादा अहम नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे पास एक्सक्लूसिव जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है शिराज़ की, चूँकि शिराज़ का रिमांड आपको भी पता है कि मिल चुका पुलिस को, मरकज़ी मुलजिम का बिल्कुल करीबी साथी था शिराज़। उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ना सिर्फ अरगुमान नशा करता था, शिराज़ भी नशा, दोनों बचपन के दोस्त थे। उस रात मुस्तफ़ा को भी बुलाया गया और वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। बाकायदा ये नशा कैसे फराम, अच्छा नशे के हवाले से भी हम अगर बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ अफसरान से ये कहते हैं कि क्या कराची के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री मौजूद है कि जहाँ से ये नशा सप्लाई होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची के दाखिली रास्तों पर पुलिस की जानिब से सख्ती की जाती है, लेकिन वो सख्ती वक्ती होती है। वक्ती सख्ती होने के बाद दोबारा से ये मंशियात शहर में आती है। मुख्तलिफ ना सिर्फ तालीमी इदारों में बल्कि इस तरह के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें लोग बड़े धड़ल्ले से ये मंशियात इस्तेमाल करते हैं। उस रात भी यही हुआ। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अरगुमान जो है वो नशे की हालत में था और नशे की हालत में उसने जो है वो पहले डंडे से मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके सर पे और घुटनों पर जो है वो इतने ज़्यादा डंडे बरसाए कि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई उसकी। उसके बाद उसे गाड़ी में डाला गया, तो ये नशे की हालत में था। अच्छा, उसके बाद जब ये मुकाबला हुआ है तो मुकाबले के रोज़ भी जब मेरी AVCC की जो टीम वहाँ पहुँची थी, जो DSP वहाँ ज़ख्मी हुए या फिर AVLC के जो लोग वहाँ थे, मुख्तलिफ लोगों से जब ज़राए से मैंने बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमने मुलजिम को इसलिए भी तफ्तीश नहीं किया चूँकि वो नशे की हालत में। अब वो नशे की हालत से बाहर निकलेगा तो हम करेंगे। वीट एक नशा है जिसको जो है वो पुलिस ने इंटेरोगेट कर लिया है और इंटेरोगेट करने के बाद काफ़ी महंगा नशा ये कराची के पोश इलाकों में चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस नशे की रोकथाम के लिए भी पुलिस को कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस तमाम तर मंजरनामे के हवाले से लबकुशाई की और इस बारे में वाज़ेह किया कि ये कोई फ़िल्म, सनसनीखेज़ फ़िल्म का मंजर है जिसमें पैसा, नशा और ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया गया है। अब तमाम तर इस फिल्म में कौन कौन से मज़ीद किरदार सामने आएंगे इसकी तहकीकात जारी हैं।